दोस्तों नमस्कार। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। एनसीपी के अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, वो लगभग अपनी समूची पार्टी को लेकर के भाजपा सरकार में शामिल हो गए। आनन फानन में राजभवन पहुंच करके उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली। उनके साथ गए 9 लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। ये वो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही भोपाल में सीना ठोक करके एक गारंटी दी थी कि वे विपक्ष के तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लेकिन अजीत पवार से लेकर के छगन भुजबल तक इन तमाम लोगों को आज मंत्री पद की शपथ दे दी गई। क्या विपक्ष में रहते हुए भ्रष्टाचारी है और जब वो भाजपा के साथ मिल जाता है तो फिर वो कमल छाप साबुन लगा करके नहा धो करके पवित्र हो जाता है? क्या नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे? दोस्तों, आज जो महाराष्ट्र में हुआ, इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे? क्या अब शरद पवार का कद बहुत छोटा हो गया है, या शरद पवार ने जो आज ऐलान किया है, जो आज उनको धक्का पहुंचा है, शायद वो कुछ समय पहले से ही अजीत पवार की इस महत्वाकांक्षा को देख और समझ रहे थे। इसीलिए जब पिछले दिनों उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही और उसके बाद पार्टी जिस तरह से उनके पास गई, लोगों ने इस्तीफा वापस लेने के लिए उनसे हठ किया, तब शरद पवार ने ये कह करके अपने इस्तीफा वापस लेने की बात कही कि वे फिर से विचार करेंगे। इसके बाद उन्होंने पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, प्रफुल्ल पटेल और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को। माना जाता है कि तब से ही अजीत पवार अपने को कहीं एलिनेट पा रहे थे, कुछ अलग थलग पा रहे थे, लेकिन संगठन में चूंकि वो लंबे समय से रहे हैं, इसलिए एनसीपी के अधिकांश विधायकों पर उनकी पकड़ थी। और ये विधायक जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी शिकंजा कसे हुए थी। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, इन तमाम राज्यों में सरकार को बनाने और तोड़ने का काम अब ईडी के हवाले है। नरेंद्र मोदी ईडी को विपक्ष पर चला रहे हैं, लेकिन मजाल क्या कि कोई सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचारी उसके पकड़ में आया हो। यही खेल महाराष्ट्र में खेला गया, लेकिन सवाल वही कि इससे क्या शरद पवार कमज़ोर होंगे? और जो विपक्ष की एकता बन रही थी, आप याद कीजिए कि शिमला में होने वाली बैठक जो 12 जुलाई को होनी थी, उसको वो बंगलौर की तरफ लेकर के आए। माना जाता है कि उसमें शरद पवार की ही भूमिका है। शरद पवार ने उसका ऐलान किया। ये जो हिमाचल से दक्षिण की तरफ विपक्ष की बैठक होने जा रही थी, उसकी केंद्रीय धुरी बन सकते थे शरद पवार। क्या ये झटका शरद पवार को कमज़ोर करता है और अब नीतीश कुमार विपक्ष की धुरी बन सकते हैं? खास करके क्षेत्रीय जो अस्मिता की राजनीति है, उसके लिहाज से नीतीश कुमार ने आज संभवतः ये इशारा किया है कि वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, फूलपुर से, जहां कभी नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे। उत्तर प्रदेश में 9 से 10% कुर्मी वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादातर दिखाई पड़ता है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वो वहाँ से हट करके सपा के साथ आया भी था, लेकिन अभी भी अधिकांश कुर्मी वोट बीजेपी के साथ है। और नीतीश कुमार अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जमीन को कमज़ोर करने में वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ है इस महाराष्ट्र की राजनीति का। ये जो आज खेल हुआ है,
उससे एक सवाल ये भी उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा था? एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो कुछ चल रही थी बातें, या जो एकनाथ शिंदे के पार्टी के विधायकों के कहीं उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से भी ये खेल हुआ है क्या? लेकिन ये बात हो या ना हो, ये तो जरूर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी महाविकास अघाड़ी की वहाँ एकता से बहुत घबराई हुई थी और इसीलिए उसने ये सेंधमारी की है अजीत पवार को तोड़ने की। वो ईडी के डर के जरिए, प्रलोभन के जरिए उनको पद भी मिला है और ईडी से मुक्ति भी मिली है। महाविकास अघाड़ी जिसमें कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, क्या इस घटनाक्रम के बाद मराठा राजनीति के क्षत्रप शरद पवार अपनी मराठी अस्मिता को लेकर के राजनीति को मजबूत नहीं करेंगे? पिछले विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए, एक बारिश में उन्होंने जो भाषण दिया था उसके बाद उस क्षेत्र में बीजेपी नेस्तनाबूद हो गई थी। उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो अब पूरे प्रदेश में जाएंगे इस इशू को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी को खतरा सबसे ज्यादा क्षेत्रीय अस्मिताओं से है। उसका जो हिंदुत्व है वो इस अस्मिता परक राजनीति के सामने कांपता है, डरता है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी सबसे पहले इन क्षेत्रीय दलों को जो अस्मिता परक राजनीति करते हैं उनको खत्म करने पर आमादा है। सुशील मोदी ने बिहार में ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या जेडीयू को भी नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे? इसकी संभावना है, हो सकता है। ये खतरा ममता बनर्जी पर भी है और इसीलिए ममता बनर्जी ने आज बहुत तीखा रिएक्ट किया है, बहुत तीखी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। ये जो घटनाक्रम है उससे विपक्ष और ज्यादा मजबूती के साथ एकजुट हो सकता है और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिले या कांग्रेस पार्टी को। उसी महाराष्ट्र में राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में एक सर्वे में आ चुके हैं। इसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी वहां और मजबूत नहीं होगी अगर कांग्रेस पार्टी वहां काम करती है? हालांकि नाना पटोले जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा वहां नाराजगी भी है। किसी नए प्रदेश अध्यक्ष को वहां बनाया जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहटें हैं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लेकर के भी काम कर रही है, लेकिन वो विपक्ष की एकता भी चाहती है। और राहुल गांधी ने पटना में जिस बात को कहा था कि वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, राहुल गांधी ने इस एक वाक्य से सिर्फ विपक्ष के लोगों का ही दिल नहीं जीता, बल्कि उन समुदायों का भी दिल जीता है जो भारतीय जनता पार्टी की विदाई चाहते हैं, जो ये देखते थे कि कहीं कांग्रेस अपनी जिद पर ना आ जाए। भले ही वो आज सबसे बड़ी पार्टी है, समूचे भारत में उसकी उपस्थिति है, वो बड़े भाई की भूमिका में कहीं ये ना करने लगे कि साहब प्रधानमंत्री पद तो उसको मिलना चाहिए, या वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया उससे मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक और दलित वो राहुल गांधी के इस वाक्य से शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ। उसको ये भरोसा हो रहा है कि एक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। उनको कोई बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए, बल्कि वो इस फासिस्ट और सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए कहीं तैयार हैं, बिल्कुल मजबूत हैं। विपक्ष की एकता जो बेंगलोर में, इसका रिएक्शन दिखेगा आपको जो शरद पवार के साथ हुआ है। तो शरद पवार कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक लंबी राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। एक बार वो पलटवार कर चुके हैं बीजेपी पर। उस समय अजीत पवार 2019 में गए थे, उन्होंने उस समय भोर में शपथ ली थी और कुछ दिनों के बाद
वो बीजेपी को गच्चा देकर के वापस भी आ गए थे। कहीं ऐसा ही कुछ खेल शरद पवार ने फिर इस बार तो नहीं किया है, हालांकि इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन गुंजाइश इस बात की है कि अभी ईडी से बचाव के लिए ये तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ गए हैं और वो समय देखते ही वापस भी आ जाएं। लोकसभा चुनाव के समय क्या भूमिका होगी अजीत पवार की या एकनाथ शिंदे की, ये भी देखने में बड़ा रोचक होगा। और इसीलिए बेंगलोर की बैठक में विपक्ष को लेकर के और ज़्यादा खरी बातें होंगी, क्योंकि इस समय जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने पटना बैठक से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए थे। लोकसभा चुनाव के नाम पर उनके पास सिर्फ एक सीट है। वो बात अलग है कि दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें हैं, लेकिन लोकसभा में सिर्फ एक सीट उनके पास है, जो अभी जीत करके आई पंजाब में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस भाषा में पूरे विपक्ष को आतंकित कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल भूल रहे हैं कि ये खेल तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी कर सकते हैं? उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भी कई मंत्री जेल में हैं। शराब के भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ हैं। यूथ फॉर इक्वालिटी 2005 जब ओबीसी आरक्षण हुआ था हायर एजुकेशन में, उस समय उस बैनर तले अरविंद केजरीवाल बाकायदा पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। तो उनकी आइडियोलॉजी में और आरएसएस की आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। वो बात अलग है कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी बनाते हैं, अन्ना हजारे को धोखा देते हैं, अपने तमाम साथ के लोगों को, आशुतोष को, प्रोफेसर आनंद कुमार को, योगेंद्र यादव को, इन सबको या प्रशांत भूषण को, इन सबको डंप करके अरविंद केजरीवाल अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और आज वो उसी तरह से विपक्ष के साथ व्यवहार कर रहे हैं। क्या वो आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं? ये सामने तो नहीं दिखता है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ अंदर खाने होता है। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है, जो आज घटनाक्रम हुआ, ये आगे और क्या समीकरण बनाएगा? क्या बेंगलोर में विपक्ष और मजबूत होकर के नरेंद्र मोदी को सीधे चैलेंज करेगा कि अगर आप भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो करिए, ऐसा क्या है कि जो आपके साथ आ गया तो साहब वो पवित्र हो गया, अब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में रहते ही दिखता है। ये भाव क्या नहीं जाएगा? और महाराष्ट्र में तो एक दूसरी भी बात आ रही है। महाराष्ट्र में लोग फील कर रहे हैं कि साहब यहां तो गुजराती उपनिवेश हो गया है। और ये सेगमेंट आज का नहीं है। उद्धव ठाकरे के पिता उस समय से ये सेगमेंट रहा है महाराष्ट्र में। शरद पवार जो मराठा क्षत्रप हैं, अगर ये सेगमेंट को लेकर के उद्धव ठाकरे और शरद पवार जनता के बीच में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये कदम कमजोर भी करेगा और मुश्किलें साबित होंगी। जिस महाविकास अघाड़ी को वो कमजोर करना चाहते हैं या इसके जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं, इस बीच में अगर आप देखिएगा 2 महीने के दौरान एक मजबूत विपक्ष बनते हुए दिख रहा था और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो रही थी। कर्नाटक में बुरी तरीके से वो चुनाव हारे। आने वाले दौर में जो दूसरा सेमीफाइनल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां पर जो उनके हालात हैं, अगर ये 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है तो फिर नरेंद्र मोदी कैसे आरएसएस के सामने मुख दिखाएंगे? हालांकि अब आरएसएस से उनका कोई लेना देना नहीं है, या कितना लेना देना है ये तो पूछा ही जा सकता है।
ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें नरेंद्र मोदी सब सर्वे सर्वा हैं, वो आरएसएस की भाजपा नहीं रही। आप चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, कांग्रेस से लेकर के और तमाम वहाँ के लोकल जो दल हैं उनके नेताओं को अपने साथ जोड़ करके भाजपा सरकार बनाई। महाराष्ट्र में इस समय जो सरकार है उसमें एक नाथ शिंदे वो शिवसेना से निकल करके आए हैं, अब एनसीपी के इतने सारे लीडर्स हैं। आप केंद्रीय कैबिनेट में देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस के कितने सारे सांसद और मंत्री हैं इस समय। तो ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है, ये आरएसएस की भाजपा नहीं है। और अगर ये दांव कमजोर पड़ता है तो फिर आरएसएस भी मोदी को, और 3 राज्यों के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं तो फिर जो आरएसएस ऑर्गेनाइजर में लिख चुका है कि अब मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता, वो आरएसएस क्या नरेंद्र मोदी को आईना दिखा करके कुछ सबक सिखाएगी नहीं या कुछ कहेगी नहीं? क्या नरेंद्र मोदी उसी तरह से मजबूत रह पाएंगे या कुछ बीजेपी के भीतर गेम नहीं होगा? ये जो तमाम जो सेंटर थे, पावर सेंटर थे, जिनको कमजोर कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया। नितिन गडकरी, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता, राजनाथ सिंह, उत्तर भारत में राजपूत राजनीति के बड़े नेता, ये सारे छत्रप कहां गए? ये गायब हैं। बीजेपी में ले दे करके 2 ही नाम बचते हैं। वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह राजस्थान में कहां पहुंचा दिया गया? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो है, लेकिन वो आज बेहद अलोकप्रिय हैं। वहां पर बीजेपी का कौन ऐसा लीडर है जो चुनाव जिता सके? हरियाणा में क्या खट्टर चुनाव जिता सकते हैं? या गुजरात में जो सज्जन अभी मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो इस्तीफा लिख करके बैठे हैं, मोदी जी ले नहीं रहे। एक उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ एक मजबूत मुख्यमंत्री है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो मजबूत हुए हैं, वो भी कांग्रेस से आए हैं। और योगी आदित्यनाथ आरएसएस के नहीं हैं, वो हिंदू महासभा के थ्रू आए हैं। तो आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है वो आयातित हो गई है। ज्यादातर उसके लीडर्स कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। तो आरएसएस की बीजेपी अब बची कहां है? और ऐसे में अगर महाराष्ट्र में ये दांव कमजोर पड़ता है और 3 विधानसभा चुनाव हारती है बीजेपी, तो फिर नरेंद्र मोदी भी कमजोर हो सकते हैं और आरएसएस कोई दूसरा कदम उठा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गेम खेला है महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने, ये उल्टा भी पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।